बात तो सही है। जो कंपटीशन आता है आप लोग उसको क्रैक करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसमें से सभी लोगों का ग्रेजुएशन हो गया है क्या? सब अभी अंडर ग्रेजुएट है लगभग विद्यार्थी। ग्रेजुएशन के बाद और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता है आप लोगों को बीपीएससी भरने का। ठीक है ना, बीपीएससी में भी यहां से छात्रों ने सिलेक्शन लिया है। यहां पर देख रहे होंगे एक छात्रा जो पुरानी हमारी है, जो इस बार एसडीएम बनी हुई थी। ठीक है, और एससी एसटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में उसका सिलेक्शन हुआ है। और भी बहुत सारा डिपार्टमेंट है ऐसा, और इसमें बीपीएससी टीचर वाला सब भी है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा सिलेक्शन यहाँ पर दिए हैं हम पूर्णिया में। और अकॉर्डिंग टू सिलेबस यहाँ पर आपकी पढ़ाई होती है। सिलेबस से बाहर कुछ जाया नहीं जाता है। और सबसे ज्यादा सवाल अपने मटेरियल से पूछा जाता है। कुछ दिन पहले बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था, कैंसिल हुआ था, उसमें भी बहुत सारा सवाल पूछा गया है। और जो भी एग्जाम होता है सबसे ज्यादा सवाल आपको यहीं से देखने को मिलता है, यहीं के मटेरियल से देखने को मिलता है। आपको यहाँ पर स्पेशली कोई अलग से मटेरियल नहीं मिलता है, सारे चीज को लिखाया जाता है। लिखने से भी बहुत ज्यादा याद होता है, बस समझ में आया? इसीलिए लिखना जरूरी है। आप कहेंगे तो हम केवल लेक्चर दे देंगे, उसी लेक्चर को आपको प्रिंट मिल जाएगा, लेकिन वो प्रिंटे रह जाता है। बस समझे ना? इसलिए आप अपने हाथ से अगर लिखते हैं तो लिखने का एक अलग मेमोरी होता है, लिखने से ज्यादा याद होता है। इसीलिए बच्चों को हमारे क्लास में लिखाया भी जाता है। ठीक है, आपको टोटल सिलेबस पढ़ाया जाएगा। और आपको सबसे पहले तैयारी स्टार्ट करने से पहले किसी भी एग्जाम का आपको उसका सिलेबस बढ़िया से पता होना चाहिए। ठीक है, सिलेबस में क्या है? बीएसएससी में बीएसएससी, बिहार एसएससी, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बिहार कर्मचारी चयन आयोग। बस में इसमें क्या क्या सिलेबस है? 150 नंबर का सवाल पूछना है। कितना? 150। इसमें क्या क्या है? आपका मैथ है 25 नंबर का, रीजनिंग है आपका 50 नंबर का, जीएस मतलब जनरल साइंस ये आपका 25 नंबर का है, और जीके 50 नंबर का है। लगभग ये दोनों बराबर है। आपका 75 नंबर इधर से और 75 नंबर इधर से। बस ना, किसी को इग्नोर करके आप रिजल्ट नहीं दे सकते, क्योंकि बिहार में पढ़ने वालों की कमी नहीं है, कोई नंबर सही तो याद कर लेता है। सही बात है कि नहीं है? बिहार में पढ़ने वाला धुरंधर का बिल्कुल कमी नहीं है। इसीलिए थोड़ा सा तो डरना पड़ेगा और बढ़िया से स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर जीएस में आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। ठीक है, 4 सब्जेक्ट यहां पर देखने को मिलता है। जीके में हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है और करंट अफेयर है। कितना सब्जेक्ट हो गया? 1 2 3 4 5 4 9, फिर आपका इधर 10 11, टोटल 11 सब्जेक्ट को आपको कवर करना है। 11 महीना भी समय नहीं दिया गया है, बहुत ही कम समय है। हो सकता है कि अगला महीना नोटिफिकेशन आ जाए कि अगले महीना फिर एग्जाम है, मार्च में अप्रैल में। अभी तक तो नहीं दिया, कह रहा था मार्च में ले लेंगे एग्जाम, बट अभी तक कोई श्योर नहीं है। 1 महीना फॉर्म भरने का डेट बढ़ा दिया था, तो हो सकता है कि एग्जाम डेट जून जुलाई अगस्त के आसपास चला जाए। ठीक है, ये संभावना है, श्योर नहीं है। बस ना, कभी भी हो सकता है। आपको हमेशा ऐसा तैयारी करके रहना है कि अगले संडे को एग्जाम लेगा तो हम दे देंगे। बस समझना, अगले संडे एग्जाम लीजिए, हम तैयार है देने के लिए और हम ही टॉप करेंगे। ऐसा तैयारी बना करके आपको रखना पड़ेगा। बात समझे? तब जाकर के होगा सिलेक्शन। ठीक है, हमेशा तैयार रहिए एग्जाम देने के लिए। ऐसा नहीं अभी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ते पढ़ते जाके एग्जाम दे दिए, पता चला केवल सीख रहे हैं एग्जाम कैसे होता है। बस समझना, सीखना नहीं है, अब आपको नौकरी लेना है। 2024 को खाली नहीं जाने देना है और इसी बार आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके लिए जितना भी मेहनत करना पड़ेगा करेंगे। हमको अपने तरफ से जितना मेहनत करना पड़ेगा हम करने के लिए तैयार है, बस आपको तैयार होना पड़ेगा। ठीक है, जो चीज पढ़ाया जाए उस पर आप 100% बस पकड़ बना लीजिए। उनसे बाहर सवाल नहीं जाता है, एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। बस में जितना आपको क्लास में दे दिया जाए नोट्स में, उतना पूरा पकड़ बना लेना है 100%। बस में बात। ठीक है, तो आज से हम लोग अपना कहानी स्टार्ट करेंगे। जिसको सिलेबस नहीं पता है
सबसे पहले सिलेबस को डाउनलोड करिए, सिलेबस को पढ़िए, उसमें आपको लिखा हुआ है सारा चीज, एक एक चीज करके दिया हुआ है, क्या क्या चीज पूछने वाले हैं, कौन कौन चैप्टर से पूछने वाले हैं, बस उस चैप्टर पे पकड़ बना लीजिए, आराम से हो जाएगा रिजल्ट। बच्चा सिलेबस पढ़ता नहीं, बिहार एसएससी निकला, चलो स्टार्ट करो पढ़ाई, किताब खरीदो और पढ़ना स्टार्ट करो। किताब में क्या दिया है नहीं दिया है कोई मतलब नहीं है, लेकिन पढ़ना है। और रिजल्ट सब चाहता है, पढ़ना कोई नहीं चाहता है, सोचता है घूमते फिरते का ना रिजल्ट हो जाता है। कितना बढ़िया होता है अगर घूमते फिरते हम लोग का रिजल्ट हो जाता तो बड़ा मजा आता ना। परंतु तैयारी खोजता है, अगर रिजल्ट चाहिए तो आपको तैयारी करना ही पड़ेगा। अंतिम विकल्प यही है कि पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े रिजल्ट न हुआ है न किसी का होगा, पढ़ना तो पड़ेगा ही। बात समझ में आया? इसीलिए स्टडी आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। बात समझ में आया? सबसे पहले इस बैच में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री की पढ़ाई। बात समझ में आया? हिस्ट्री इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट होता है, ठीक है, और इससे काफी ज्यादा सवाल भी पूछे जाते हैं। बात समझ में आया? और हिस्ट्री को समझने से पहले आपको देश दुनिया का नॉलेज होना जरूरी है। बात समझे? कम से कम भारत का परिचय आपको आना चाहिए, है ना, भारत में कौन कौन सा राज्य कहां पर है, तभी तो हम अगर कुछ पढ़ाएंगे तो पता चलेगा अच्छा रंपा विद्रोह कहां पर हुआ, तो पता चलेगा अच्छा पूर्वी तट के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश वगैरह सब में हुआ था, तो ये तो पता तो होना चाहिए ना। भील विद्रोह कहां हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, तो महाराष्ट्र का पता होना चाहिए, महाराष्ट्र कहां पर है। बात समझ में आया? संथाल विद्रोह कहां हुआ, झारखंड में, तो झारखंड का लोकेशन आपको पता होना चाहिए कहां पर है। बात समझ में आ रहा है ना? लोटा विद्रोह कहां हुआ, फकीर विद्रोह कहां हुआ, सन्यासी विद्रोह कहां हुआ, तो ये सबका लोकेशन भी पता होना चाहिए, कौन सा विद्रोह कहां पर हो रहा है। तो लोकेशन पता करने के लिए सबसे पहले तो आपको भारत पे पकड़ बनाना पड़ेगा। भारत पे क्या बनाना पड़ेगा? पकड़ बनाना पड़ेगा। भारत को आप बचपन से देखते आ रहे हैं, केवल भारत तो याद है और राज्य को याद नहीं है। बस समझ में आया ना? कह देंगे बताइए तेलंगाना जो नया राज्य बना है उसका सीमा कितना राज्यों से लगता है, तो नहीं बता पाइएगा। बात समझे ना? तो देखना पड़ेगा, लेकिन बचपन से भारत देखते आ रहे हैं। ये कौन सा देश है जी? भारत। पता है सबको? बात समझ में आया ना? अगर कह देंगे बताइए इधर कौन सा राज्य है, बिना देखे अगर ये नहीं रहता तो आइडिया नहीं लग पाता कौन सा राज्य है। बात समझे ना? इसीलिए आपको पूरा का पूरा कंठस्थ होना पड़ेगा। असर एक संस्था है जो रिपोर्ट जारी करती है, भारत का केवल 10% बच्चा ऐसा है जिसको भारत का कौन सा राज्य कहां है ये पता है, 90% बच्चा को नहीं पता। बात समझे ना? तो ये बहुत ही खराब रिपोर्ट है, आप लोग को स्टडी करना चाहिए। भारत पता है, ये भारत है, विश्व में भी ढूंढ लीजिएगा, वो जो विश्व का मानचित्र दिख रहा है वहां पे भी ढूंढ लीजिएगा भारत कहां है, वही बोल दे कहां पर है आपका रेड सी। रेड सी का मतलब समझते हैं? लाल सागर, ठीक है, कहां है तो नहीं मिलेगा, खाली नाम सुने होंगे। नील नदी का नाम सुने हैं? दुनिया का सबसे लंबा नदी है, कहां से निकलती है नहीं पता, क्योंकि डेप्थ में गए नहीं है, सिर्फ ऊपर ऊपर से आप लोग नॉलेज ग्रहण किया। तो नील नदी के बारे में मैं बता दूं, दुनिया का ये सबसे लंबा नदी है, यहां से निकलती है। इस झील का नाम है विक्टोरिया झील। कौन सा ना झील है? विक्टोरिया झील। और यहां से ऊपर जाती है, यहां पे ये कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। तो नील नदी किस सागर में जाकर के मिलती है? भूमध्य सागर में। यह बात भी पता होना चाहिए। और ये दिशा कौन सा है? उत्तर। सामने हमेशा कौन सा दिशा होता है? उत्तर। तो नील नदी किस दिशा में बहती है यह बात पता होना चाहिए। और नील नदी कौन कौन देश से जा रही है और कौन कौन रेखा को क्रॉस कर रही है ये बात भी पता होना चाहिए। बात समझे? तो डेप्थ में काफी जाकर के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आजकल कैंडिडेट की संख्या इतना ज्यादा हो गया है कि ऊपर ऊपर से सवाल पूछे नहीं जाते हैं, बहुत ही अंदर तक सवाल जा रहा है, ठीक है। इसीलिए अंदर जाकर के डुबकी लगाना पड़ेगा। जीके समंदर है, परंतु आपके साथ ऑक्सीजन भी तो है। नहीं समझ में आया? ठीक है ना? जीके माना कि समंदर है, बट आपको तैयारी कराने के लिए यहाँ पर हम मानचित्र से अध्ययन भी तो कराने वाले हैं, इसलिए बहुत ही आसान हो जाएगा पढ़ना, ठीक है। जिसको सिलेबस नहीं पता है सबसे पहले सिलेबस उतार लीजिए, क्या क्या पढ़ना पड़ता है बिहार एसएससी में, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसको सिलेबस पता नहीं है सबसे पहले सिलेबस उतारिए, शर्माइए मत कि हम जानवे करते हैं,
अभी कुछ नहीं जान रहे हैं, अभी शुरुआत कर रहे हैं। बस समझ में आ गया? उतार लिए, याद ही हो जाएगा इतना ठो। इस बैच में आपका हिस्ट्री स्टार्ट होने वाला है। हिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास। हिस्ट्री का 3 पार्ट है, एक है प्राचीन भारत, एक है मध्यकालीन भारत और एक है आधुनिक भारत। सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है आधुनिक भारत से, ठीक है ना। साइंस ये सब खत्म होने के बाद साइंस की क्लास चलेगी, ठीक है ना। तो आधुनिक भारत सबसे पहले पढ़ने वाले, क्योंकि यहां से बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है। गांधी युग से ज्यादा सवाल पूछा जाता है, अंबेडकर युग से सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है। ये सब चीजों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आधुनिक भारत का इतिहास हमारा स्टार्ट होता है यूरोपीय कंपनी के आगमन से। कहां से स्टार्ट होता है? यूरोपीय कंपनी के आगमन से। कहां है? यूरोप। तो यूरोप को समझने के लिए सबसे पहले आपको विश्व का मानचित्र देखना पड़ेगा कि यूरोप कहां पर है। तो सबसे पहले जान लीजिए इस विश्व के मानचित्र में ये कौन सा देश है? भारत। कौन सा देश है? भारत देश है, ठीक है। ये कौन सा महादेश है? ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, भारत कौन महादेश में है? एशिया महादेश। तो इतना बड़ा आपका एशिया महादेश है। ये कौन सा है? अफ्रीका महादेश। कौन सा महादेश है? अफ्रीका। पहचानने के लिए धीरे धीरे आप लोग को भी आ जाएगा। अफ्रीका के जस्ट ऊपर में ये कौन है? यूरोप। यही है यूरोपियन कंट्रीज। यहीं पर है पुर्तगाल। क्या है? पुर्तगाल है, ठीक है। और ये कौन सा है? उत्तर अमेरिका। कौन सा है? उत्तर अमेरिका। ये क्या हो जाएगा? दक्षिण अमेरिका। ये है उत्तर अमेरिका, ये है दक्षिण अमेरिका, ये है अफ्रीका, ये है यूरोप, ये है एशिया और ये है ऑस्ट्रेलिया। कितना हो गया? अभी कितना होगा? 1 2 4 5 6 महादेश। और दक्षिण ध्रुव पर जब जाइएगा, ये विश्व का, ये देखिए यहाँ व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, व्हाइट व्हाइट, ये है आपका अंटार्कटिका। क्या है? अंटार्कटिका। ये 7वां महाद्वीप है। कौन सा है? 7वां। तो यहां पर तो ये दिखेगा नहीं, यहां पर ये नहीं दिखेगा, तो 7वां यहां पर है। एक 8वां महाद्वीप का खोज हुआ है जिसका नाम है जेलैंडिया। क्या नाम है? जेलैंडिया। वो है आपका कहां पे? न्यूजीलैंड के पास। कहां पर है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड कहां है भाई? न्यूजीलैंड कहां है? विश्व में अगर भारत बोलेंगे तो तुरंत मिल जाएगा, न्यूजीलैंड मिलेगा नहीं, क्योंकि कभी देखे ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ा। खाली कहते क्या है? ये विश्व का मानचित्र है। वो क्या है? भारत का मानचित्र है। बचपन से पन्ना कैसे पलटे थे? अच्छा ये भारत है, ठीक है। अच्छा ये बिहार है, ठीक है लगता है। अच्छा ये विश्व है, ठीक है। ऐसे ही ना पढ़ाई होता था, मतलब कि बढ़िया से गहनतम आप उसके अंदर जाने का प्रयास नहीं किए। ये आपका है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ये है आपका न्यूजीलैंड। बात समझ में आ गया? कौन सा देश है? न्यूजीलैंड, ठीक है। तो ये और ये एक बार सवाल पूछा गया था बीपीएससी के एग्जाम में, विश्व कप हुआ था उस बार ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में, ठीक है। तो सवाल पूछा था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में हाल ही में मैच हुआ है, कौन जीता है? ये नहीं, दोनों देश के बीच में कौन सा महासागर है ये पूछा था। सवाल समझ में आया? सवाल कैसे पूछा जाता है ज्योग्राफी से, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में यहां जब हम आपको पढ़ाएंगे एटलस में, तो तस्मान सागर दिखेगा। कौन सा सागर? तस्मान सागर। यहां पर कौन सा सागर है? तस्मान सागर है। बात समझ में आया? तो ये सब कुछ हम लोग धीरे धीरे जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हमको दिखाना था अभी वर्तमान में यूरोप। अच्छा जेलैंडिया बोले थे, जेलैंडिया यहीं पर है। जेलैंडिया का ही भाग है ये। 8वां जो महाद्वीप मिला है वह पानी में डूबा हुआ है। थोड़ा सा टापू जो निकला हुआ है वो न्यूजीलैंड का है, और यहीं पर एक देश जो मिला, महादेश जो मिला है वह पानी के अंदर, उसका क्या नाम है? जेलैंडिया। वो 8वां द्वीप है, ठीक है। अगर पूछा जाए 8वां महाद्वीप कौन सा है, तो जेलैंडिया है। कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में है। ये किधर? ये कौन सा दिशा है? पूर्व। इधर हमेशा पूर्व होता है, सामने हमेशा उत्तर होता है, ठीक है। अच्छा ये है आपका यूरोप। कौन सा महादेश है? एकदम छोटा 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 नहीं दिख रहा है, सब महादेश में बड़ा बड़ा देश दिख रहा होगा, इसमें बहुत छोटा छोटा देश दिख रहा है, ठीक है। सब यूरोप वासियों ने मिलकर के एक संगठन बना लिया, इसको बोलते हैं ईयू, यूरोपीय यूनियन। क्या बोलते हैं? यूरोपीय यूनियन। सब देश मिल करके एक संगठन बना करके उसको कह दिया
यूरोपीय यूनियन, वो अपना एक करेंसी चलाता है यूरो। क्या चलाता है? यूरो। यूरोपीय यूनियन पूरा पूरा चलता है, ठीक है। जिससे ये जो है ना, ये वाला एक छोटा सा देश है जिसका नाम है इंग्लैंड, जिसको ब्रिटेन कहते हैं। आप कौन सा देश है? ब्रिटेन। देख रहे हैं कितना छोटा है ये ब्रिटेन। दुनिया में जितना देश दिख रहा है ना, सब पे कब्जा किया है। चीन पे भी, रूस पे भी, ऑस्ट्रेलिया पे भी, अफ्रीका पे भी, ब्राजील पे भी, अमेरिका पे भी, अभी भी बहुत सारा देश पे कब्जा है उसका। भारत आजाद हो गया इसका मतलब पूरा दुनिया आजाद हो गया, ऐसा नहीं है ना। यहां पर एक टापू है ये, ठीक है, यहां पर इसका कब्जा है। किसका? ब्रिटेन का। ये है एक देश अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने जीता था फीफा वर्ल्ड कप 2022, जीता था ना। इसका अंपायर आने वाला था, बोला हम उसका अंपायर नहीं लेंगे। काहे? क्योंकि जो बगल में मेरा देश है ना, इसको यहां से मुक्त करो। यहां पर जो कब्जा किया हुआ है, तब जाकर के दुनिया के लोग जाना कि यहां पर इस देश पर कब्जा है। बात समझ में आया? तो अभी भी बहुत सारे क्षेत्रों पर उसका ही कब्जा है, ठीक है। यहां पर जिब्राल्टर जो संधि है, यहां पर भी यूके का कब्जा है यहां पे, ठीक है। भारत आजाद हो गया इसका मतलब सब देश दुनिया में आजाद हो गया, ऐसा नहीं है। अभी भी दुनिया में बहुत सारे देश सोया हुआ है। अभी भी दुनिया में बहुत सारे देश क्या है? सोया हुआ है। वहां जाके आप भी महात्मा गांधी बन सकते हैं। सही बात है कि नहीं है? क्या जाना चाहेंगे? उतना स्ट्रगल नहीं करना है, ठीक है। तो ये है आपका यूरोप। पुर्तगाल का नाम सुने हैं? ठीक है, ये आपका पुर्तगाल है, समुद्र तट के बिल्कुल किनारे। भारत का नाम बहुत ज्यादा फेमस है। देखिए, इतिहास समझने के लिए ज्योग्राफी समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। वो कैसे, अभी हम बताते हैं, ठीक है। अभी दिखाए थे थोड़ा देर पहले कि यहां पर एकदम व्हाइट व्हाइट है, व्हाइट व्हाइट है। यहां पर बर्फ जमा हुआ है। क्या जमा हुआ है? बर्फ जमा हुआ है, ठीक है। और उत्तरी ध्रुव में भी आपका बर्फ जमा हुआ रहता है और पिघल करके समुद्र भी बन जाता है कभी, जिसको कौन सा कहते हैं? आर्कटिक महासागर। ऊपर में क्या है? आर्टिक, नीचे अंटार्कटिका, ठीक है ना। तो अब जरा समझिए ज्योग्राफिकल रीजन। रीजन क्या था? ये इतिहास जो इतना अभी आप लोग पढ़ने वाले हैं, रीजन क्या था? रीजन को समझ जाइएगा तो धीरे धीरे पूरा का पूरा हिस्ट्री भी समझ में आ जाएगा। क्या रीजन था? ये लोग भारत खोज रहा था। बात समझ में आ रहा है? भारत के अलावा चीन भी तो खोज सकता था, ब्राजील भी तो खोज सकता था, अमेरिका भी तो खोज सकता था। सबको भारत से प्यार काहे था? सब यूरोपीय लोग जितना भी देखते होंगे, यूरोपीय कंपनी आया, पुर्तगाल आया, फ्रेंच आया, हॉलैंड आया, इंग्लैंड आया, सब भारत कहाँ आना चाहता था? क्योंकि भारत सोने का चिड़िया कहा जाता था। बस समझ में आया ना। जितना भी इधर का यात्री था, जब पूरब में आता था, पहले नाव वगैरह सब नहीं बना हुआ था, पहले नाव वगैरह सब नहीं था। यहां से ये लोग जमीन से ही इधर को आता था। इस वाले क्षेत्र में आर्य लोग रहते थे। आर्य लोग भी मध्य एशिया का निवासी कहलाता था। ये सब आता था इधर से। सब किधर से आता था? इधर से। और भारत के विषय में आप लोग को पता है कि भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय है। भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय। नहीं पता? ऐसे देखिए, ये आपका भारत है, भारत है। यहां आपका हिमालय पहाड़ है। कौन सा पहाड़ है? हिमालय। उधर आपका चीन देश है। इधर से अगर कोई आएगा तो हिमालय की ऊंचाई कितना है? 8,850 मीटर है। 8,850। उतना ऊपर जाइएगा तो बिना ऑक्सीजन जाइएगा तो ऐसे ही मर जाइएगा। में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाना पड़ता है। तो इधर से कोई भी आक्रमण या सेना नहीं आ सकता। उत्तर से आ सकता है क्या? नहीं। इधर पहले जहाज हुआ नहीं करता था। समुद्र तरफ से भी कोई आक्रमण नहीं हो सकता था, क्योंकि इधर तीनों तरफ क्या था? समुद्र था। एक तरफ क्या है? हिमालय है। तो इधर तो बच गया, बचा इधर। इधर भी पहाड़ था, परंतु एक बहुत ही बड़ा दर्रा था जिसका नाम था खैबर दर्रा। खैबर दर्रा। कौन सा दर्रा था? खैबर दर्रा, ठीक है। खैबर दर्रा अगर नहीं होता तो भारत गुलाम नहीं होता। बस अभी वर्तमान में खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ती है, और पहले पाकिस्तान भी तो हमारा ही था ना। बस अफगानिस्तान भी हमारा ही था। कंधार तक महाभारत के समय में एक कंधारी का नाम सुने हैं? वही की थी। बस समझ ना। तो वहां पर तक्षशिला विश्वविद्यालय अभी वहीं पर पाकिस्तान में ही है, ठीक है। बौद्ध धर्म का मूर्ति बहुत सारा मिलता है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान भी हमारा ही था। बस ना, धीरे 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 अलग होता चला गया, धीरे धीरे बंटवारा होता चला गया।
एक ही पिता का अगर 5 पुत्र रहता है तो क्या सब साथ में रहता है? ये तो इतना बड़ा देश है, कैसे रहता है एक साथ? ठीक है, तो धीरे 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 अलग होता चला गया। ठीक है, तो इधर से कोई आक्रमण कभी नहीं हुआ, इधर से भी कोई आक्रमण कभी नहीं हुआ। आक्रमण किधर से हो रहा था? केवल खैबर दर्रा से। जितना भी देश देखिएगा, अब यहां पर देखिए कुछ देशों को, यह है आपका प्यारा सा भारत। इसके पश्चिम में जाएंगे आपको मिलेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान के पश्चिम में जाइएगा अफगानिस्तान के बाद ईरान, ईरान के बाद इराक, इराक के नीचे सऊदी अरब। यहीं से बहुत सारा शासक ने इधर जाकर के आक्रमण किया था। और भारत जो है ना कृषि प्रधान देश था। भारत में ज्यादातर उत्तरी वाला क्षेत्र क्या है? मैदानी क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? मैदान। यहां पर गंगा नदी बहती है और ये पूरा का पूरा एरिया क्या है? मैदानी है। और कृषि यहां पर बहुत ही ज्यादा होता है। खेती सबसे ज्यादा कहां होता है? इंडिया के मैदानी क्षेत्र में। बात समझ में? और पहले के जमाने में इंडस्ट्री नहीं था। सबसे ज्यादा वैल्यू किसको दिया जाता था? खेती को दिया जाता था। इसीलिए अंग्रेज लोग के समय में पढ़िएगा, किसान का एकदम दुर्दशा होता था, एकदम खून चूस लेता था। नील का खेती करवाता था लोग, जितना उपजता था उसका 10% से लेकर के 90% तक वसूलता था। मतलब कि 1 क्विंटल अगर अनाज उपजाए हैं तो 10 केजी आप रखिए, 90 किलो हम लेंगे। कितना मजा का बात है। जब हिस्ट्री पढ़िएगा ना तब पता चलेगा वाकई में कितना दुर्दशा वाला हाल था हमारे किसान का, और अंग्रेज लोग इसका कैसे शोषण करते थे। 90% हिस्सा वो ले लेता था, केवल तुम खाने के लिए रखो, बाद बाकी सारा हमको दे दो, जबरदस्ती। और नहीं देता था तो खेत छीन लेता था, फिर दूसरे को दे देता था, क्योंकि इंडस्ट्री था नहीं। सरकार को इनकम का स्रोत केवल और केवल क्या था? कृषि था। और कृषि प्रधान देश इधर पूरा का पूरा ये आपका बड़ा सा क्षेत्र था जिसका नाम था बंगाल। क्या नाम था? बंगाल। ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या कहलाता था? बंगाल। और आपको पता है यहां पर ये बांग्लादेश भी हमारा ही हुआ करता था। असम वगैरह सब, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा सब बंगाल का पार्ट है। 1936 में उड़ीसा अलग हुआ है। बात समझ में आ गया ना? छत्तीसगढ़ वगैरह सब बंगाली पार्ट कहलाता था, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या था? बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था। ये उपजाऊ है क्या है भाई? भगवान ने इसको उपजाऊ बनाया। कैसे? क्योंकि यहां पर आता है गंगा नदी और इधर से आता है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी दोनों आकर के यहां पर मिलते हैं। इधर से आया गंगा और इधर से आया ब्रह्मपुत्र, दोनों आकर के यहां पर मिलता है। और नदियों के द्वारा लाकर बहा गया जितना भी कचरा है, अवसाद है। आप ये बात जानते हैं सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सा मिट्टी होता है? जलोढ़ मिट्टी। जो नदी के किनारे वाले क्षेत्र होता है वहीं पर जलोढ़ मिट्टी होता है। तो ये वाला भूमि क्या था? बहुत ज्यादा उपजाऊ हुआ करता था, और इस वाले क्षेत्र में काफी ज्यादा उत्पादन होता था, जिसके कारण बहुत ही ज्यादा अमीर था बंगाल, है ना। पूरे एशिया में अंग्रेज लोग सबसे ज्यादा व्यापार बंगाल से ही करता था। पूरे एशिया की बात करते हैं, एक अकेला बंगाल पूरे एशिया में सबसे ज्यादा व्यापार करवाता था अंग्रेज लोगों से। बात समझ में? इसीलिए सब चाहता था हम बंगाल जाएं, बंगाल पर राज करें। सबका ख्वाहिश क्या था? बंगाल पर राज करे। और बंगाल की राजधानी कहां है? कोलकाता। अब भारत का राजधानी भी वही था। 1912 से पहले भारत की राजधानी क्या था? कोलकाता। अब बात समझ में आया? सब कुछ प्राकृतिक रूप से क्या है? धनी है। बाद में जब इंडस्ट्री हो गया, बाद में धीरे 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 यहां से राजधानी भी परिवर्तन हो गया, क्योंकि कृषि का बाद में वैल्यू नहीं दिया गया। अभी अगर कोई कहता है किसान है तो कोई बात नहीं है, कोई कहेगा ऑफिसर है तो बहुत ज्यादा वैल्यू है। ठीक है, तो किसान का अब ज्यादा वैल्यू बचा नहीं। कोई कहेगा कि क्या है, बिजनेसमैन है या इंडस्ट्री चलाता है तो कहेगा बहुत ज्यादा वैल्यू है। लेकिन बेसिक कंसेप्ट कहां से मिल रहा है? किसान जब आपको कच्चा माल नहीं देगा तो इंडस्ट्री आपका कैसे चलेगा? लेकिन हमारे देश में किसान की बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति है। ठीक है, लेकिन पहले के समय में सबसे ज्यादा आगे कौन था? किसान। सबसे ज्यादा टैक्स किससे वसूला जाता था? किसान से वसूला जाता था। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है, और देखिए ज्योग्राफिकल रीजन क्या है इंडिया का। ये जो ग्लोब को देखेंगे पूरा का पूरा, तो बीच में जो एक रेखा खींची गई है इसका नाम है विषुवत रेखा। क्या नाम है? विषुवत रेखा नाम है, जिसको इक्वेटर लाइन बोलते हैं। 0 डिग्री अक्षांश, इंग्लिश में इक्वेटर लाइन। उसके ऊपर जाएंगे कर्क रेखा, टॉपिक ऑफ कैंसर। नीचे जाएंगे मकर रेखा, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो इतना दूर की स्थिति में
जब ज्योग्राफी को समझिएगा आप, इतिहास को पढ़ने से पहले ज्योग्राफी के कुछ पार्ट को आपको समझना पड़ेगा। ये आपका इक्वेटर लाइन है, भूमध्य रेखा जिसको कहते हैं, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको कहते हैं कर्क रेखा, इसको कहते हैं मकर रेखा, इसको कहते हैं विषुवत रेखा कहते हैं ना। ये आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये आपका 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये आपका 0 डिग्री पे होता है। बात समझ में आया? और जो सूर्य की स्थिति होती है, पृथ्वी का जो मूवमेंट होता है, ये कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा के बीच ही होता है। ये जो कर्क रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, सूर्य का जो स्थिति होता है वो कब होता है? 21 जून को, ठीक है। और कर्क रेखा आपको पता है यहां से भारत से गुजरती है या नहीं? भारत से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। बात समझ में आया? भारत से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। और यहां पर आपको ऑस्ट्रेलिया वगैरह से मिल जाएगा, ये आपका मकर रेखा है, ठीक है। तो सूर्य लौट करके यहां पर आता है मकर रेखा पे, कब आता है? 22 दिसंबर, ठीक है। तो जून का महीना भारत में गर्मी रहता है, ठंडी रहता है? गर्मी रहता है। और दिसंबर महीना में ठंडी का है। सूरज चला गया इधर, चला गया ना, अब फिर सूरज आएगा जून में इधर, आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। तो यहां पर देखिए सबसे ज्यादा सूर्य का जो फोकस होता है, रोशनी पड़ता है, इतना ही दूर के बीच पड़ रहा है, पड़ता है कि नहीं पड़ता है? ठीक है। क्या कभी सूरज यहां उत्तर ध्रुव या दक्षिण ध्रुव के पास जाता है? जा रहा है क्या? नॉर्थ पोल के पास जाता है, साउथ पोल के पास जाता है? नहीं जाता है। तो सूरज का जो मूवमेंट है, पृथ्वी का जो मूवमेंट है, वो कितना से कितना के बीच है? 23.5 से लेकर के 23.5 तक, कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा तक। तो इस वाले क्षेत्र में गर्मी ज्यादा पड़ेगा ना, गर्म ज्यादा पड़ेगा ना। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ठंडा पड़ता चला जाएगा, पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ठंडा, नीचे जाएंगे तो ठंडा। यहाँ पर बर्फ जमा हुआ व्हाइट व्हाइट दिखाई था अभी आपको, पूरा पूरा सादा सादा। और यहाँ पर भी क्या रहेगा? ध्रुवीय प्रदेश, क्या कहलाता है? ध्रुवीय प्रदेश या टुंड्रा प्रदेश, टुंड्रा, ठीक है ना। कौन सा प्रदेश है? टुंड्रा प्रदेश इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाता है? ध्रुवीय प्रदेश। इधर कहते हैं शीत ऋतु, शीतोष्ण कटिबंध, ऐसा इसके बीच वाले को शीतोष्ण बोलते हैं। ये जो गर्मी वाला क्षेत्र है, यहां पर सबसे ज्यादा गर्म रहेगा, जिसको कहते हैं उष्ण कटिबंध, मतलब कि काफी ज्यादा ही गर्मी पड़ता है इस वाले क्षेत्र में। और यहां पर बहुत ज्यादा धूप मिलता है। धूप मिलेगा तो पेड़ पौधे मजबूत होंगे। कोई पौधा अगर छांव में रहे और किसी को धूप लगता रहे तो काफी ज्यादा मजबूत होता है कि नहीं होता है? ठीक है। तो यहां पर जब धूप होगा, जरा समझिए, अब इस मानचित्र से इस वाले क्षेत्र में पूरा का पूरा धूप लग रहा है। तो इस वाले क्षेत्र में हिंद महासागर भी है, अटलांटिक महासागर भी है, प्रशांत महासागर भी है। तो महासागर में भी धूप लगा है, खाली पृथ्वी पर धूप रहता है, जहां जमीन है सब जगह न रहेगा। तो यहां से पानी भी तो गर्म होकर के वाष्प बन के उड़ेगा, नहीं उड़ेगा? जब वाष्प बनेगा, जलवाष्प बनेगा, ऊपर जाकर के संघनित होगा, फिर उसका क्या होगा? बरसात होगा। तो दुनिया में सबसे अधिक वर्षा इसी क्षेत्र में होता है। जब बरसात होगा तो बहुत ज्यादा जंगल भी तो लगेगा, जंगल भी सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र में है ना। ब्राजील में दुनिया का अमेजन वन, विश्व का सबसे बड़ा जंगल और घना जंगल है। वहां पर सनलाइट जमीन तक नहीं पहुंच पाता, इतना ज्यादा घना जंगल है अमेजन वन। बात समझा? पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है अमेजन वन को। बात समझा? क्या कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा। तो इन सब क्षेत्र में गर्मी काफी ज्यादा पड़ती है, बरसात काफी ज्यादा होती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर खेती वेती भी बहुत ज्यादा होगा। धीरे धीरे जब ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर ठंडा पड़ता चला जाएगा, और ऊपर जाएंगे और ठंडा, और ऊपर जाएंगे और ठंडा, ध्रुव पे चल जाएंगे, बहुत जगह ठंडा, माइनस में तापमान चला जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? ठीक है। अभी इधर बहुत ज्यादा बर्फ गिर रहा होगा, गिरता होगा ही नहीं गिरता होगा? हम लोग के यहाँ जब इतना ठंडी है, ठीक है, तो उधर तो और भी ज्यादा बर्फ गिर रहा होगा ना, ठीक है। तो उन लोगों को खाने पीने के लिए ठंडी के महीना में देखते होंगे एकदम लोग एकदम गरम गरम भोजन खाना पसंद करता है ना। मांस मदिरा का सेवन ज्यादा करना पसंद करता है ताकि बॉडी क्या रहे? गर्म रहे। तो जो यूरोपियन कंट्रीज के लोग हैं वहां पर ज्यादातर दिन ठंडा रहता है, इसलिए भोजन खाने के लिए मांस मदिरा का सेवन करता है। और मांस जब बनेगा तो बिना मसाला का अच्छा लगेगा नहीं, ऐसे खाली उसन के खाइएगा नहीं ना, उसमें तेल मसाला फ्राई करके एकदम झोल झाल लगा के तब ना बढ़िया लगता है, ठीक है।
तो वो लोग को क्या जरूरत था? मसाला का, और मसाला उत्पादन करने वाला कौन है? भारत। अब बात समझ में आया? यही आपका इतिहास, मसाले से स्टार्ट होता है कहानी। बात समझे? मसाला बेचता था, वो लोग जितना धन संपत्ति था, सोना चांदी जेवर जवाहरात सब खाने पीने के चक्कर में बेच देता था। बात समझ में आया? जितना भी पैसा था, जितना सोना था, जितना चांदी था, सब धीरे धीरे कहां आ गया? भारत आ गया। धीरे धीरे ये लोग मसाला बेचते रहा। ऐसा कई सदियों से चलता आ रहा था, क्योंकि खाने के लिए क्या चाहिए? मसाला चाहिए। ठीक है ना? मसाला चाहिए। तो यहां का लोग इस रास्ते से आता था। तो इस बीच में देख रहे हैं बहुत सारा देश है ना? आप मेरे खेत से जाइएगा, मेरे घर से जाइएगा, मेरे जमीन से जाइएगा, हमको टैक्स तो देना पड़ेगा ना जी, ऐसे फ्री में थोड़ी जाने देंगे। तो यहां से माना कि 1 क्विंटल खरीद के ले जाता था ना, तो इधर से जाते जाते टैक्स वैक्स भरते भरते यूरोपियन कंट्रीज तक आते आते 1 क्विंटल में बचता था 10 केजी, मतलब कि 90% रास्ते में खत्म। फिर भी उन लोगों को मुनाफा होता था, फिर भी उन लोगों को मुनाफा होता था। बात समझ में आ रहा है ना? फिर भी उन लोगों को क्या होता था? मुनाफा होता था। ऐसा कई 100 साल से ये चलता आ रहा था। ठीक है? तो ये लोग सोचा कि क्यों ना हम दूसरा रास्ता का खोज करें भारत के लिए। भारत जाने का ऐसा थोड़ी है वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया, भारत तो पहले से था। भारत जाने का नया रास्ता का खोज किया कि भारत का खोज किया? नया रास्ता का ना खोज किया था। तो सब लोग यहां पर यूरोप में होड़ लग गया कि भारत का खोज करो, कोई नया रास्ता का खोज करो जाने के लिए। तो कुछ लोग इधर चल गया, मिल गया अमेरिका, उसको कोलंबस इधर निकल गया। एक लोग गया इधर से निकल करके, यहाँ पर मैगलन जल संधि भी है, इधर से निकल करके फिर उधर से वापस आकर के फिर इधर चला गया। मतलब कि पृथ्वी पर यहां से चलना स्टार्ट किया था और घूम के चारों काटे फिर यहीं पर आ गया। उस व्यक्ति का नाम था मैगलन। मतलब कि भारत खोजने के चक्कर में पूरा पृथ्वी घूम गया नाव से। बात समझ में? मतलब भारत से इतना ज्यादा उन लोगों को लगाव था। लगाव क्या रहेगा? उसको तो मुनाफा कमाना था। बात समझ में आ रहा है ना? तो भारत मसाला उत्पादन में काफी ज्यादा अग्रणी था, आज भी है, पहले भी था। ठीक है? इसलिए वो लोग चाहता था भारत से हम डायरेक्ट संपर्क स्थापित करें। एक व्यक्ति था पुर्तगाल का राजकुमार, है ना, यहां तक आया और यहां से फिर वापस चला गया, उसको नहीं मिला भारत। ठीक है? 10 साल बाद वास्को डी गामा इसी के बताए हुए रास्ते पर ये यहां तक आया, और यहां पर इस आसपास में जब घूमा तो यहां पर एक व्यक्ति मिला था। ठीक है? अब्दुल मजीद नाम का व्यक्ति, जो गुजरात का व्यापारी था। यहां से लेकर के यहां तक ये लोग व्यापारी करने आता था, मसाला वसाला इधर भी बेचने के लिए आता था। ठीक है? तो यहां पर उसकी मुलाकात होती है वास्को डी गामा से, अब्दुल मजीद की। उस व्यक्ति का नाम भी पूछा जाता है इतिहास में। ठीक है ना? तो यहां पर मिलने के बाद कहता तुम कहां आए हो, कहां से हो? एक्चुअली जो व्यापारी लोग होता था ना, जो घूमने के लिए निकलता था, वो सब बहुत सारा भाषा जानता था। बात समझ में आया? बहुत सारे चीजों को जानता था। ऐसा नहीं आप थे और निकल गए और दूसरे प्रदेश में चल गए, पता ही नहीं है। पीके वाला मूवी देखे हैं? दूसरा गोला से दूसरा गोला पे आ जाता था, समझने में उसको काफी समय लग जाता है ना? पैसा देंगे फोटो वाला तब जाके खाना मिलेगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो वही हाल होगा। तो बहुत सारा लैंग्वेज वो लोग सीखता था। ठीक है? व्यापारी लोग तब जाकर के जाता था। अभी भी बहुत ज्यादा लैंग्वेज आप जानते हैं तो ऐसे ऐसे होटल में आपको जॉब मिल जाएगा जहां पर सैलरी आपका 10 लाख 20 लाख 25 लाख तक हो सकता है। ठीक है? इंटरनेशनल होटल में। ठीक है? क्योंकि मल्टीपल लैंग्वेज अगर आप जानेंगे तो वहां पर रहने के लिए फ्रांस से आएगा, अमेरिका से आएगा, पुर्तगाल से आएगा, वहां के लोग आप उस भाषा में बात करेंगे तो आपका वैल्यू बढ़ेगा, इसीलिए आपको ज्यादा पैसा मिलता है। बहुत सारे को देखिएगा फॉरेन लैंग्वेज सीखता है। बात समझ आया ना? दिल्ली सब में ये सब ज्यादा होता है। खैर, तो यहां से आने के बाद इसकी मुलाकात यहां पर होती है। बोलता है कि हम भारत की तलाश में आए। वो तो बोलता हम तो भारत का, चलो हम तुमको पहुंचा देते हैं। तो इधर मेडागास्कर द्वीप होते हुए यहां पर इसको ला करके छोड़ दिया। कहां पे? कालीकट केरल बंदरगाह। केरल के कालीकट बंदरगाह में यहां पर उसको छोड़ दिया और यहां पर एक राजा से उसकी मुलाकात होती है जिसका नाम था जमोरी। और भारत, हम भारतीय कोई भी अगर आए मेहमान तो हम उसका खूब स्वागत करते हैं। तो पहली बार आया तो खूब ज्यादा स्वागत किया। ठीक है? और यहां से वह कुछ सामान लेकर के, मतलब मसाला लेकर के पुनः वापस आया। ठीक है? वहां पर 1000 रुपया का सामान खरीदा। मान के चलिए
तो वहां पर जाकर के बेचा पुर्तगाल में, यूरोपियन कंट्रीज में 60,000 में। 60 गुना ज्यादा मुनाफा हुआ। पहले कितना होता था? 10% बचता था। ठीक है, अभी मात्र 1,000 का खरीदा तो कितना में बेचा? 60,000 में। 1,00,000 का खरीदता तो 60 लाख में। समझ रहे हैं? 60 गुना ज्यादा मुनाफा हुआ। ठीक है, अब तो लगा कि हम तो बहुत ज्यादा मुनाफा कमा लिए हैं, अब धीरे धीरे क्या करना चाहिए? पूरा व्यापार को स्टार्ट कर देना चाहिए। फिर जाकर के दोबारा आना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, पहली बार कब आया था? 1498 में। दूसरी बार फिर आया 1503 में। कब आया? 1503 में। दूसरा बार आया ना तो यहाँ का राजा समझ गया कि लगता है ये परख गया है, अब इसको सिखाना पड़ेगा। एकदम धोया पकड़ के पूरा। ठीक है, तब जाकर के ये लोग लड़ाई करने लगा। नहीं, अब तो हम रहने करेंगे। कॉलोनी बना लिया जबरदस्ती, है ना। अब तो हम घर बना के रहेंगे। बात समझ में आया? ठीक है ना। तो जबरदस्ती जब यहाँ पर रहने लगा तो धीरे धीरे यहाँ के लोगों को समझने लगा। ठीक है, तो यहाँ पर उन लोगों ने एक पेतरा अपनाया। क्या? कि एक काम करो, यहाँ पर जितना भी गरीब लोग हो ना, उसको ज्यादा से ज्यादा पैसा दे दो, सोना चांदी दे दो, जेवर जवाहरात दे दो, और यहाँ पर शादी कर लो, है ना। जब घर जमाई बन जाएंगे तब मारेगा? नहीं मारेगा। ठीक है, तब तो इज्जत से बढ़िया से रखेगा। तो जितना भी गरीब लोग होता था उन लोगों से वो शादी कर लेता था, शादी करके यही रहने लगता था। अब तो कोई मारने वाला नहीं है, लेकिन दिमाग में क्या था? बिजनेस करना है। बात समझ में आया? कहावत है ना, साम दाम दंड भेद, कोई भी पैतरा अपनाने को अब ये लोग तैयार हो गया। तो धीरे धीरे 2-4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 1503 के बाद फिर 1510 आता है। 1510 में तो गोवा ही छीन लिया पूरा का पूरा। बस में आया ना, 1510 में पुर्तगाली का गोवा पर कब्जा हो गया। बस में आया, पूरा का पूरा गोवा ही छीन लिया। फिर धीरे 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 व्यापार करने लगा पूरा का पूरा। ठीक है, और ये था 1498, लगभग 1500, 2 साल कम है ना, 1500। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अंग्रेज ने कब किया था? 1600 ईस्वी में। और अंग्रेज लोग कब, ये पुर्तगाली लोग कब है? 1500 में। कितना साल बाद है? 100 साल। ठीक है, 100 साल तक पुर्तगालियों ने किसी को नहीं बताया कि हम भारत इधर से जाते हैं और व्यापार करते हैं। जब देखा यहाँ का देश काफी ज्यादा डेवलपमेंट करने लगा है, आप ही जरा बताइए, रातों रात करोड़पति बन जाइएगा, बढ़िया सा एक गाड़ी ले लीजिएगा BMW, 10 करोड़ का घर बना लीजिएगा, तो पड़ोसिया का लगेगा ना कहां से आया है इतना पैसा? रातों रात, है ना। आंख फटेगा या नहीं फटेगा? तो अगल बगल के देश वाले को लगने लगा इतना पैसा कहां से लाया है ये। बस समझ में? तो इसके पीछे पीछे लग गया, पता करो। पड़ोसिया का तो काम यही होता है। तो अगल बगल वाला देश जितना भी था, हॉलैंड वाला, फ्रांस वाला, इंग्लैंड वाला पीछे लग गया, कहां से लाया है इतना पैसा, देखते हैं। और उसके बाद पता चला, अच्छा ये तो इधर से जाता है, हम लोग इधर से जाते हैं। बात समझ में? तब जाकर के ये लोग भी धीरे धीरे यहां से आना स्टार्ट कर दिया और व्यापार स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे वो लोग आपस में यहां पर युद्ध करने लगा। पढ़ेंगे आप लोग अंग्रेज और फ्रांसीसी का युद्ध। बात समझ में आया? तो आपस में यहीं पर युद्ध करते थे। और यहां पर देखने लगा बहुत दिनों बाद कि यहां पर ना भारत संपूर्ण मतलब एक नहीं है, सब जगह अलग राजा है। इस क्षेत्र का अलग राजा, इधर का अलग राजा, बंगाल का अलग राजा, उत्तर भारत का अलग राजा। अरे बोला यहां तो शासन करना बड़ा आसान है भाई, है ना। किसी राजा को साथ हो जाओ, दूसरे को हरा दो। ये लोग के पास था बंदूक और वो लोग खाली तीर भाला चलाता था। ठीक है ना। तो वहां के राजाओं को लोभ दिया, प्रलोभन दिया, बंदूक लीजिए, हमको साथ कर लीजिए, दूसरे राज्य को हड़प लेंगे। बस समझ में आया? जैसे साथ हुआ, बस बंदूक दिया, बंदूक से तो दूर से मार देगा, उसको मारेगा तो बचेगा भी नहीं, तीर थोड़ी है, लग जाएगा फिर निकाल देगा जख्म, 2 महीना 4 महीना में ठीक हो जाएगा। ठीक है, बंदूक का गोली एकदम एक बार में खत्म। ठीक है, तो इस तरह से सेना उसका दोनों का एक साथ हो गया और धीरे धीरे यहां पर वह कब्जा करने का प्रयास किया जाने लगा। अब धीरे धीरे यहाँ का भारतीय लोग आलसी तो होता ही है, पूरा डिपेंड हो गया अंग्रेजी लोग पे। अब तुम ही संभालो ना, हम खाली अय्याशी करेंगे। यहाँ का राजा सबका नाम सुनिएगा, है ना, मुगल बादशाह बहुत सारा है। ठीक है, तो उसको
अब अय्याशी करने से फुर्सत नहीं था, मांस मदिरा में एकदम डूबा हुआ रहता था। राजपाट तुम अंग्रेज देखो, हमको खाली टैक्स पहुंचा दो, बाद बाकी तुम वसूलते रहो टैक्स। बात समझे? इस स्थिति में आ गया। भारतीय आलसी होता ही है, आप लोग भी है थोड़ा थोड़ा, है ना, वो पता चल जाएगा रेगुलर क्लास रहते हैं कि नहीं। बात समझ में आया? ठीक है। तो धीरे धीरे सारा कुछ किसको दे दिया, सारा जिम्मेदारी किसको दे दिया, अंग्रेज लोगों को दे दिया। और धीरे धीरे अंग्रेज ने सोचा जब हम ही सब कुछ करते हैं तो भारतीय राजा को टैक्स कौन सी का देंगे, अब टैक्स नहीं देंगे, बंदी बना दो, राजा को भेजो, बंदी बना के भेज दिया कहा, म्यांमार, है ना, बर्मा जेल में, अब उधर रहो, अब पूरे भारत पे हम शासन करेंगे, है ना। जब पूरा ज्यादा शोषण करने लगा भारतीय का, 10% से लेकर के 90% तक यहाँ पर टैक्स वसूली करने लगा, तब जाकर के लोगों ने सोचा अब राजा वाजा कुछ करने वाला है नहीं, हम लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा। बस समझ में आया? उससे पहले सब राजा का तो कहानी खत्म कर दिया था। जरा समझिए, इधर उत्तर भारत, उत्तर भारत को जरा देखिए, इस वाले क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में दक्षिण भारत में मराठा था, जानते हैं आप लोग, और पूरब में बंगाल का शासन था, सिराजुद्दौला वगैरह सब का, ठीक है। और इधर आपका मुगल साम्राज्य था। क्या था? मुगल साम्राज्य। ये क्षेत्र था दिल्ली वगैरह से, उत्तर प्रदेश मुगल का, पूरब में बंगाल मोहम्मद सिराज वगैरह सब का था, और नीचे में क्या था? मराठा। धीरे 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 सबसे अटैच होकर के शासन करने लगा, और धीरे धीरे लड़ाई करके आपस में दोनों को लड़ा देता था, चाचा भतीजा का युद्ध करवा देता था, अपना बाबा में मजा लूटता था अंग्रेज लोग, ठीक है। सबको लड़ाने के बाद धीरे धीरे हरा दिया। अब सब राजा का कहानी जब समाप्त हो जाता है, ठीक है, तो सैनिक तो बचिए गए जी, राजा ने मरा, सैनिक तो जिंदे है ना। अब सैनिक सब क्या करेगा? उन लोगों ने सोचा हम लोगों ने बहुत ज्यादा मारपीट किया है, मारकाट किया है, अपने जन कल्याण के लिए हम लोग क्या करेंगे? तीर्थ यात्रा करेंगे, ठीक है। अंग्रेज लोगों ने देखा कि बहुत पूजा पाठ हो रहा है, टैक्स लगा दो, उससे भी पैसा आएगा। अंग्रेज का एक ही उद्देश्य था, पैसा कमाना, है ना। तो तीर्थ यात्रा पर टैक्स लगा दिया, धर्म पर टैक्स लगा दिया। अब धर्म पर जब टैक्स लग गया तो बहुत सारा को काफी ज्यादा दिक्कत होने लगा। एक तो हम अपना मारकाट या सेना का नौकरी छोड़ करके हम अपने कल्याण के लिए पूजा पाठ में जुड़े हैं, और ऊपर से इसमें टैक्स मांग रहे हैं, ठीक है। तो अंग्रेज लोग को वो पता नहीं था ये सैनिक सब है, ठीक है। उसी कारण से सबसे पहला जो भारत में विद्रोह हुआ था, जिसको कहते हैं सन्यासी विद्रोह, नाम सुने हैं? सन्यासी विद्रोह कहां पर हुआ था? बंगाल वाले क्षेत्र में। कहां हुआ था? बंगाल वाले क्षेत्र। और हम बता देते हैं बंगाल इतना बड़ा था, ठीक है। बंगाल वाले क्षेत्र में सन्यासी विद्रोह हुआ, नाम है सन्यासी। सब कौन था? सैनिक था। किसका सैनिक? मराठा का सैनिक, मुगल का सैनिक, बंगाल का सैनिक। बस ना, सब लोग दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लिया था, लगता था बाबाजी जैसे, ठीक है, लेकिन था क्या? सैनिक। सन्नी देओल का बोला डायलॉग सुने हैं, ये हाथ हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूला है। बस है ना, काफी बड़ा विद्रोह हुआ। धीरे धीरे यहाँ के लोग, वो लोग हार गया, धीरे धीरे यहाँ के लोगों को शोषण करता रहा अंग्रेज लोग। तब जाकर के धीरे धीरे छोटा छोटा जनजाति विद्रोह वगैरह सब होते रहेगा, ठीक है। एक बड़ा सा आंदोलन होता है भारत में, जिसका नाम था 1857 का विद्रोह। बात समझ में आया? ठीक है। तभी ये अता पता नहीं था कि हमको संविधान बनाना है, आजादी के बाद फिर से एक नया स्टार्ट करेंगे, रहने के लिए कैसे रहना है, देश को कैसे चलाना है। केवल एक ही उद्देश्य था, अंग्रेज को भगाओ, फिर से राजा का शासन लाओ। इसीलिए 1857 के विद्रोह में जब आप पढ़िएगा तब आगे पता चलेगा कि 1857 के विद्रोह में कोई रणनीति नहीं था, जहां तहां जैसे तैसे विद्रोह स्टार्ट कर दिया गया। और मुगल का जो सम्राट था दिल्ली में, बहादुर शाह, ठीक है, इसको बोला आप फिर से एक राजा बन जाइए और अंग्रेज को भगाइए। 80 साल उसका उम्र हो गया था, वो डर से गद्दी पे बैठता भी नहीं था कि अंग्रेज लोग फिर मारेगा, ठीक है ना। बोलता है ठीक है, डर डर के बोलता है ठीक है, हम नेतृत्व तो करेंगे, जाओ तुम लोग लड़ो। परंतु अंततः क्या हुआ? सबको हारना ही पड़ गया, क्योंकि कोई विशेष रणनीति नहीं थी, ठीक है। इन सारे चीजों से सीख लेता है कौन? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। ये सारा विद्रोह जितना हुआ है ना पहले, सब चीज से सीख लेने के बाद धीरे 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 आजादी को हम लोग बढ़ते हैं। बहुत लंबी कहानी है, ठीक है। ये था इतिहास केवल और केवल किसका? आधुनिक भारत का। बात समझे? इस तरह से दो भारत और भी है,
एक है प्राचीन भारत और एक मध्यकालीन भारत। बात समझ में आया ना? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में ये लोग आया क्यों था, आप पता चल गया ना? भारत कैसे अमीर बना? मसाला बेच बेच करके सोने का चिड़िया बन गया। अब बाद में फिर वही चिड़िया को वो लोग आया, लूट के लेके चला गया। बात समझे ना? तो ये था आपका बेसिक कंसेप्ट। बात समझ में आ ना? अब धीरे 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 कल से हम लोग अपना सिलेबस स्टार्ट कर देंगे। जो बच्चे नहीं आए हैं उसको बोलिए कि क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। आज केवल एक प्रकार से डेमो चला था, कल से हम लोग अपना कहानी स्टार्ट कर देंगे। इस बैच में चलेगा इतिहास, ठीक है? और जो ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं वो 8 बजे आ जाएगा, करिए 2 घंटे का क्लास करिए 8 से 10। बात समझे ना? जो ज्योग्राफी करना है, और शाम के 3 बजे भी ज्योग्राफी आज से स्टार्ट हो रहा है। नया बैच में, नया बैच में ज्योग्राफी आज शाम 3 बजे से स्टार्ट होगा। जो बच्चे आना चाहता है उसको बोल दीजिएगा। रेगुलर क्लास रहिए, रिजल्ट की गारंटी हमारी है। रेगुलर नहीं रहिएगा कोई रिजल्ट नहीं होने वाला है। क्या काम, बोलिए, आइए। अमर